Assalamu alaikum. Welcome everyone to another session of Sedition Fest. Today we are going to be talking about product management, and the name of the session is Through the Lens of a Product. And we have with us Muhammad Asim. He's Associate Product Manager at OneScreen, and he's also a Hack Club's lead. He'll tell you all about it. Asim, you can share your screen now. Right, sure. Uh, just let me know when it's visible. Perfect, it's visible. Right. All right. So, okay, let's start the session then. So, the topic today I'll be talking about is through the lens of product, building products that users love. So, my name is Mohammad Asim, and currently I'm working as an associate product manager at OneScreen Solutions. I'm also the founder and president of Hack Club Nast and have worked with organizations like Alpha Bolt, Brandverse, Venture for Pakistan, and DDSC Nast, GridKraken, and here are my social links as well. You can follow me on LinkedIn, Twitter. So, okay. So the first question, पहला जो हमें सवाल आता है कि आप जब भी प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जाते हैं या एक सर्विसेज बेस्ड कंपनी में जाते हैं या फिर एक आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे दोनों पे एक ही चीज़ पे काम हो रहा होता है ठीक प्रोजेक्ट्स पे ही काम हो रहा होता है लेकिन क्या फ़र्क होता है कि एक बंदा एक कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है वो भी एक जो है वो टेक स्टैक पे काम कर रही है और एक कंपनी प्रोजेक्ट बना रही है वो भी एक टेक स्टैक पे काम कर रही है लेकिन उन दोनों में फ़र्क क्या होता है सही तो प्रोडक्ट क्या है तो a product is any item or service to sell to serve a customer's need or want. Perfect. So यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट की डेफिनेशन है सिंपल. अब इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत सारे लाइक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं ठीक तो उसमें कौन कौन से आते हैं लाइक फेसबुक इज अ प्रोडक्ट सही ट्विटर इज अ प्रोडक्ट ठीक अब जब आप बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में जाते हैं तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली आपके पास जो इनका सिर्फ़ ये जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं, उनका वो पूरा एक उनको प्रोडक्ट कहते हैं और उनके अलग-अलग जो सेक्शंस हैं लाइक फ़ेसबुक का एक जो मैसेंजर पार्ट है, दैट इज़ अ प्रोडक्ट इटसेल्फ और उसको एक अलग प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम देख रही होती है और उसका एक अलग प्रोडक्ट फीचर बैकलॉग होता है और वहाँ पे अलग लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी सेल्स टीम अलग होती है, ठीक? वहाँ पे आप आपके फेसबुक का जो है वो आपका पेमेंट इंटीग्रेशन आ गई फेसबुक का जो है वो आपका बिजनेस सॉल्यूशंस आ गए शॉप्स आ गई तो वहाँ पे है कि आपका जो हर जैसे जैसे कंपनी स्केल करती है जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट स्केल करता है सही वहाँ पे आपका क्या होता है कि आपकी जो डिफरेंट ऑफरिंग्स हैं वो बढ़ती जाती हैं तो आप एक प्रोडक्ट को सेपरेट करते हो आप स्केल अप करते हो अपनी कंपनी को या अपने प्रोडक्ट को और उसका एक अलग सेक्शन बना देते हो लाइक फेसबुक स्टार्टेड सिंपली एक जो है वो सोशल नेटवर्क से अब उन्होंने क्या किया कि सोशल नेटवर्क से वो चैट पे आ गए तो उन्होंने कहा ये तो हमारा एक प्रोडक्ट है ही लेकिन हम क्या करते हैं कि हम एक अलग ऑफरिंग करते हैं, वहाँ पे जो है वो उन्होंने फेसबुक मैसेंजर डाल दिया, ठीक? फेसबुक शॉप्स आ गई हैं आपके पास। वो जब भी एक प्रोडक्ट आता है तो वो बेसिकली अलग से लॉन्च होता है उनका, ऐसे नहीं है कि अब फेसबुक मेटा जैसे है, तो उन्होंने एक पूरी वैरायटी ऑफ जो है वो नीचे आपको दे दी है, जहाँ पे आप इंस्टाग्राम है उनका प्रोडक्ट अब मेटा एज़ अ प्रोडक्ट, से एज़ अ कंपनी एंड देन देयर आर लाइक इंस्टाग्राम के अब अलग फीचर्स हैं जिनको उन्होंने एक प्रोडक्ट दिया हुआ है। हर हर किसी का एक फीचर का एक अलग प्रोडक्ट टीम है जो कि उनको मैनेज करिए तो प्रोडक्ट इज एवरीथिंग यू सी अराउंड इन द टेक वर्ल्ड हर एक चीज जो आप यूज करते हो वो एक प्रोडक्ट है एक फीचर से लेके एक ऐप पूरी जो कि आप डिजाइन हुई है जो कि आप यूज करते हो वो पूरी एक प्रोडक्ट है ठीक तो जब भी आप प्रोडक्ट की बात करते हो तो यहाँ पे एक 3 लेवल ऑफ प्रोडक्ट होते हैं जो कि आप यूज़ करते हो। बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनी से मैं अगर देख रहा हूँ तो एक होती है कोर वैल्यू जो कि आप प्रोडक्ट को बेसिकली जो आप कस्टमर्स को दे रहे हो। एसेंशियल मोटिवेशनल बेनिफिट दैट द कस्टमर्स परचेजिंग। तो अगर मैं एयरलिफ्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है ना? लेट्स टॉक अबाउट एयरलिफ्ट। तो अगर मैं एयरलिफ्ट यूज़ करता हूँ इट्स अ ग्रोसरी बेसिकली मुझे ग्रोसरी चाहिए, ठीक है ना? तो मैं उसके लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे कोर वैल्यू क्या मिल रही है कि मुझे ग्रोसरी मंगवानी थी मुझे ग्रोसरी मिल गई ठीक तो ये मेरी कोर वैल्यू
क्या थी मेरे लिए एक कस्टमर के लिए उसकी कोर वैल्यू क्या थी कि उसको उसका जो है वो उसको ग्रोसरी चाहिए थी तो उसको वो मिल गई। एक्चुअल प्रोडक्ट क्या था कि फिजिकल एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज दैट अ प्रोडक्ट टेक्स ऑन। ब्रांड नेम, अब मैंने एयरलिफ्ट से ही मंगवाया, हालांकि और भी थे लोग जो कि ऑफरिंग्स हैं, मैं वहां पे क्यों नहीं गया? कैन यू नेम अ फ्यू competitors ऑफ एयरलिफ्ट, लाइक मतलब जो कि आप मतलब साइड बाय साइड जो कि उनके काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि सिमिलर जो है वो ऑफर ऑफर करते हैं। अगर कोई बताना चाहे चैट में, एयरलिफ्ट जैसा कुछ। हम्म, दराज, ओके, नो competitors, एयरलिफ्ट ऑल द वे, ओके, स्विवल, नॉट दैट समथिंग जो कि हम सोच सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो आप एयरलिफ्ट के पास गए, आप ग्रॉसर ऐप के पास नहीं गए, सही। ग्रॉसर ऐप इज सिंपल ऐप जो कि एयरलिफ्ट की कंपेटिटर है, सही। यस, इफ यू आर आस्किंग फॉर एयरलिफ्ट कंपेटिटर, तो ग्रॉसर जो है वो बेसिकली ग्रॉसर ऐप जो है वो एयरलिफ्ट के कंपेटिटर में आती है। तो आप एयरलिफ्ट के पास गए, आप जो है वो एक्चुअल प्रोडक्ट, आपका नाम देखा, आपने ब्रांड नेम देखा, आपने क्वालिटी का लेवल देखा, ठीक है, कि प्रोडक्ट जो है वो किस लेवल पे काम करता है, कि उनका प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। ग्रोसर ऐप पे जाता हूँ कि वो मुझे कितनी देर में डिलीवर करता है प्रोडक्ट, जो मेरी ग्रोसरी है, और जो मेरा आपका एयरलिफ्ट है वो कितनी देर में जो है वो डिलीवर करता है। तो उसके बाद ये फीचर्स, उसके बाद डिज़ाइन, उसकी यूएक्स कैसी है, ठीक है ना। मेरा जो प्रोडक्ट पूरा बना रहा हूँ, दैट इज़ एसेंशियली कि मैं अगर किसी ऐप पे जा रहा हूँ तो मैं ओवरऑल देखूंगा उस चीज़ को। उसकी कोर वैल्यू तो मुझे मिल रही है, लेकिन मैं एयरलिफ्ट के पास जा रहा हूँ क्योंकि उसकी यूएक्स अच्छी है, ठीक है। उसका क्वालिटी लेवल, उसको मुझे जो है वो एयरलिफ्ट एक्सप्रेस यूज़ करूंगा तो मुझे जो है वो जल्दी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। एयरलिफ्ट क्योंकि एयरलिफ्ट है इस वजह से, क्योंकि ब्रांड नेम है, ठीक है। तो एवरीथिंग इटसेल्फ जो कि उसको प्रोडक्ट बनाती है, इट्स एक्चुअल प्रोडक्ट, वो फिर आती है, दिस सेकंड लेवल। उसके बाद जब थर्ड लेवल पे आते हो तो इट्स ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, जो कि आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, जिसकी वजह से आपको जो है वो मतलब जो कि उसकी डिलाइटफुल बना रहे हो आप एक सर्विस को ना। तो आप डिलीवरी एंड क्रेडिट दे रहे हो, आप अब मैं जो हूँ वो प्रोडक्ट को एज ए मैं कैश ऑन डिलीवरी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो हूँ वो उस पे क्या क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का डाल देता हूँ ऑप्शन। तो इट इज समथिंग जो कि मैं एक्स्ट्रा ऑफर कर रहा हूँ। आफ्टर सेल सर्विस देता हूँ, अगर मेरा ग्रोसरी जो है वो कुछ खराब निकला, ठीक है, तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ, से अगर कोई कंपनी ऐसा कोई ऑफर करती है, ठीक। तो यहाँ पे जो है वो क्या आती है, आफ्टर सेल सर्विस आती है, इंस्टॉलेशन आती है, कि आप जो है वो इंस्टॉलेशन गाइड दे रहे हो, या फिर जो है वो आप लोगों को भेज रहे हो अगर इन लाइक हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, और वारंटी आती है, आप 1 साल की वारंटी दे रहे हो हार्डवेयर प्रोडक्ट्स में, कि जो है वो एक ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है, कि आप जो है वो डिफरेंट आप क्या ऑफर कर रहे हो जो कि उसको डिलाइटफुल बनाता है उसकी, लाइक मैं इसी प्रोडक्ट के पास क्यों ना जाऊँ, ठीक। तो ये 3 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट है। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्सेस प्रोडक्ट। तो दिस इज सिंपल थिंग, मतलब एक कस्टमर एंड बिजनेस वैल्यू है, और एक फीडबैक एंड लर्निंग है, ठीक। तो प्रोजेक्ट में और प्रोडक्ट में, सही। अब जो एक प्रोजेक्ट होता है ना, वो भी एक पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट है, ठीक है ना। एक प्रोडक्ट के अंदर ही हम जो है वो एक डेवलपमेंट करते हैं, सही। लेकिन जो हमारा कोर फोकस होता है, एक प्रोजेक्ट टीम उसके अंदर ही आती है, लेकिन उसका कोर फोकस क्या होता है, वो अलग होता है। उसका कोर फोकस बिल्कुल अलग होता है, और जो प्रोडक्ट टीम होती है जो कि एक पूरा जो है वो एक वाइड सर्कल के पूरा हॉलिस्टिक व्यू देखती है, उसका एक कोर फोकस जो है वो बिल्कुल अलग होता है। तो इट्स लाइक के जो प्रोजेक्ट टीम होती है वो इनवर्ट फोकस होती है, द फोकस ऑन सोल्यूशन सिस्टम, हाउ टू बिल्ड, व्हाट टू वर्क ऑन, व्हाट द सिस्टम नीड्स आर, ठीक। जबकि जब आप आते हो उसमें प्रोडक्ट टीम में, तो वहाँ पे जो है वो आप सिंपल देखते हो कस्टमर का फोकस क्या है, फोकस ऑन कस्टमर, व्हाट टू डिलीवर एंड व्हाई, सिमुलेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग वैल्यूएबल एक्सपीरियंस इज द की। जो कि आपका जो प्रोजेक्ट का फोकस होता है वो ये होता है कि मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है, और मुझे एट द एंड ऑफ द डे ये बनाना है। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि मैं क्यों बना रहा हूँ, द वाई इज मिसिंग देयर, ठीक है। जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जब प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो आपको पता है कि ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करनी है,
ये सोल्यूशन है और कस्टमर के लिए यही सोल्यूशन ठीक है क्योंकि कस्टमर को ये पसंद है, ठीक। और वो कैसे पता चलेगा? कस्टमर से बात करके। उसको हम आगे देखेंगे कि वो किस तरह आप कस्टमर से बात करते हैं, आप किस तरह जो है वो फीडबैक लेते हैं, किस तरह आपको पता चलता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, और किस तरह अगर आप पसंद नहीं आ रहा तो फिर क्या करते हैं हम, ठीक है। फिर ये नहीं होता कि हम डिसकंटिन्यू कर दें, कुछ लोग कंपनीज करते हैं डिसकंटिन्यू कर देती हैं प्रोडक्ट, कुछ कंपनी होती हैं कुछ और स्ट्रेटेजी अपनाती हैं, ठीक। और फिर क्या होता है? फॉलो द प्लान, ठीक। प्रोजेक्ट क्या करते हैं कि एक ऑन टाइम बजट स्कोप, एक ट्रायंगुलर शेप हमारा आता है पूरा, मतलब जिस पे फोकस होता है हमारा फॉलो द प्लान, टाइम हम भी बाबू बजट तो ये एंड स्कोप, समझाएगा फिर भी हम। ठीक। तो टाइम बजट एंड स्कोप आर द थ्री थिंग्स दैट वी फोकस इन अ प्रोजेक्ट। और हम प्रोडक्ट में क्या फोकस करते हैं कि डिलीवर द वैल्यू, द स्वीट स्पॉट इज एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ feasible, कैन वी डू इट, वैल्यूएबल, डू कस्टमर्स नीड इट, एंड डिजायरेबल, डू इट, डज इट सर्व आवर बिजनेस। मतलब हमें क्या वैल्यू मिल रही है? जाहिर सी बात है, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई ऑफरिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग दैट यू आर गेटिंग बाय गिविंग समथिंग टू योर कस्टमर्स, देयर इज अ प्रॉपर बिजनेस मॉडल बिहाइंड द प्रोडक्ट, ठीक। तो उस बिजनेस मॉडल पर वर्क भी कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि आप रॉन्ग मार्केट को टारगेट कर रहे हो। आपका जो ऑफरिंग है वो इतनी एक्सपेंसिव है, और आप जो मार्केटिंग कर रहे हो वो आप जाके जो है वो एक लोअर क्लास जो कि लोग हैं जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप वहां जाके उनको टारगेट कर रहे हो, वहां पे ऑफरिंग कर रहे हो उनकी, तो वो तो कभी भी आपको प्रोडक्ट नहीं लेंगे, ठीक है। और या तो फिर यह है कि आपकी जो ऑफरिंग है वो बहुत ही जो है वो मतलब उनको सर्व करिए जो कि अंडर सर्व्ड है, सही है, और आप जाके जो है वो मिडिल टीयर या फिर जो है वो अपर जो कि आते हैं हमारे सोसाइटी में, उनको जाके जो है वो आप पिच कर रहे हो, तो वो भी दैट वोंट वर्क एज़ वेल, ठीक। तो आपने राइट मार्केट देखनी है, राइट कस्टमर देखना है, उनको जाके आपने पिच करना है, दैट इज़ द डिज़ायर्ड वैल्यू। वो फिर आप डिज़ायर्ड वैल्यू यू विल गेट देन। ऑर्डर टेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये क्या है कि जब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, प्रोजेक्ट टीम वेट्स फॉर द ऑर्डर्स फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स एंड फोकस ऑन डॉक्यूमेंटिंग व्हाट्स वांट्स ऑफ द सॉल्यूशन व्हाइल रियली इंटरेक्टिंग विद द एंड यूजर। जब प्रोजेक्ट टीम काम करती है तो वो कभी भी जो है वो अपने एंड यूजर से बात नहीं करती। द द मेन जो आपका मकसद होता है ना आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, वो ये है कि आप यूजर के पेन पॉइंट्स को समझो, ठीक है, और एक ऐसा सोल्यूशन लेके आओ जो कि उसकी प्रॉब्लम्स को सही तरह सॉल्व कर रहा हो, जो कि आपको भी उसके बाद कस्टमर्स को इतना पसंद आए कि सॉल्यूशन के वो आपकी जो कंपनी है या आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ में भी काम करे, ठीक है ना। तो दिस इज द डिलाइटफुल प्रोडक्ट दैट वी यूज, ठीक। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, प्रोडक्ट टीम डिस्कवर्स प्रॉब्लम्स एंड नीड थ्रू यूजर इंटरेक्शन। वहाँ पे आप यूजर से बात करते हो, यूजर को जो है वो आप यूजर विथ यूजर स्टोरीज एज अ प्लेस होल्डर फॉर कन्वर्जेशन, यूजर स्टोरीज आप डेवलप करते हो कि ये जो है वो, जैसे मैंने कस्टमर से बात की, उसके डेमोग्राफिक्स क्या थे, वो कहाँ पे रहता है, ठीक है ना, मैंने वो स्टेट डाउन किए, तो मुझे पता चल गया कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, कौन सी मार्केट में फॉल कर रहा है, ठीक है। वो ज़्यादा जैसे वो ज़्यादा एजुकेटेड है या फिर वो ज़्यादा ओल्ड एज है, ठीक है। दैट विल मेक मी अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ अपने यूजर्स को, उसको अब सोल्यूशन, उसकी पेन प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना, उसके पेन पॉइंट्स क्या है, मैं लिस्ट डाउन करूंगा। अब मेरी जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है, अगर मैं उसको पिच करता हूँ तो क्या उसके पेन पॉइंट्स सॉल्व होंगे या नहीं होंगे, सही, और क्या वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, सही, वो इतना केपेबल है कि नहीं है, अगर नहीं भी है तो फिर भी क्या मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि वो खरीद लेगा, सही। तो दीज आर थिंग्स दैट वी मतलब जो प्रोडक्ट टीम बेसिकली देख रही होती है। और बाकी जो एक और चीज़ आती है हमारे पास, वो है फीडबैक एंड लर्निंग, सही। तो जब भी आप प्रोडक्ट डेवलप हो गया आपका या इन द मिडिल है, तो आप बेसिकली ये देखते हो कि की मैट्रिक्स बनाते हो, आप केपीआईज बनाते हो अपने, कि ये मैंने अचीव करना है, ठीक, गेट इट राइट। जब प्रोजेक्ट टीम काम करती है तो चेंज टू प्लान एस्टिमेट्स वर्सेस एक्चुअल बग काउंट्स, और जो की मैट्रिक्स होते हैं आपके, मतलब आपके जो, जब प्रोजेक्ट टीम काम कर रही है तो वहाँ पे बग काउंट्स कितने हैं, ठीक है, आपके प्लान एस्टिमेट्स कितने हैं, आपका बजट तो आउट नहीं हो रहा, दीज आर द मैट्रिक्स, ठीक है। प्रोडक्ट टीम काम करती है तो आप देखते हो कि टाइम टू फिक्स कितना है, ठीक है ना, आपकी जो आपने यूजर रिटेंशन थी वो कितनी हो रही है, ठीक है, यूजर एंगेजमेंट कितनी हो रही है। तो की मैट्रिक्स जो हैं वो आपके डिफरेंट होती हैं जिससे आप लर्न करते हो।
एंड डिफरेंट बाकी जो चीज़ें आती है वो आपकी आती है रिपोर्टिंग, कि आप रिपोर्ट करते हो बेसिकली प्रोजेक्ट में। यहाँ पर आईआईटी में जबकि मल्टी डायरेक्शनल फीडबैक होता है आपकी, जो कि प्रोडक्ट टीम में होता है कि आप सेल्स टीम के साथ फीडबैक ले रहे होते हो, आप जो है वो जा रहे होते हो आपकी अपनी ऑपरेशंस टीम के साथ, ठीक है, कि वो क्या सोचते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। डिफरेंट जो आपकी टीम्स हैं उनके साथ आप इंगेज कर रहे होते हो, और फिर जो है वो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो कि अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहे होते हो। तो इन दिस केस जो कि आप सोल्यूशन चैलेंज कर रहे हो, तो देयर विल बी लाइक 3 पीपल विच या दो 2 पीपल जो कि आपकी टीम में होंगे। तो इट्स लाइक कि आपने कोलैबोरेट इस तरह करना है कि जो कि आपकी एक बंदा ऐसा ना हो कि दूसरा बंदा अगर कुछ बोल रहा है तो उसको चुप करवा दें, ठीक है। तो अगर कुछ चीज़ है कि एक बंदा अगर डिज़ाइन हैंडल कर रहा है, दूसरा बंदा अगर जो है वो आपका टेक स्टैक को हैंडल कर रहा है, डेवलपमेंट को हैंडल कर रहा है, तो इट शुड बी लाइक कि जो उसको पेन प्रॉब्लम समझ में आती हैं, ठीक है, डिज़ाइन वाले बंदे को पता है कि यूएक्स किस तरह बननी है, तो ही वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू कन्वे दोस टू डेवलपमेंट गाय, बिकॉज़ डेवलपमेंट वाले को नहीं पता कि किस तरह यूएक्स डिज़ाइन करनी है मैंने, ठीक है। अब थर्ड जो कि थर्ड बंदा होगा जो कि परफेक्ट टीम बनाएगा, वो होगा बिज़नेस पर्सन, ठीक है, जिसको पता है कि यूज़र कि किस तरह उसको मैंने पिच करना है प्रॉब्लम को, और कहाँ पे जाके अगर ये प्रॉब्लम चलेगी, ये जो सॉल्यूशन मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ वो चलेगा भी जहाँ पे मैं जाके पिच कर रहा हूँ या नहीं चलेगा। तो द टेक गाय, द डिज़ाइन गाय एंड द बिज़नेस गाय से जो ये 3 लोग होंगे ना, तो वो दैट विल बी अ परफेक्ट टीम, जो कि एक प्रोडक्ट टीम भी बना सकते हैं इन इन एनी कॉम्पिटिशन बेसिकली, ठीक। उसके बाद प्रोडक्ट माइंडसेट। तो बेसिकली यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपने एक प्रोडक्ट माइंडसेट बनाना होता है कि आप जब एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें क्या चीज़ें हैं जो कि आपने हमेशा जो है वो पे फोकस रखना है। टेक ओनरशिप, सही। आप एक चीज़ बना रहे हैं, तो आपने उसकी जो है वो ओनरशिप लेनी है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ वो देख लेगा, या ये चीज़ जो है वो मेरे हिस्से में ही नहीं आती, ठीक है? तो या फिर ये काम तो मेरा है ही नहीं, तो मैं नहीं कर सकता। दिस इज़ नॉट हाउ द प्रोडक्ट इंडस्ट्री वर्क्स। अगर मेरे पास एक सजेशन है जो कि मेरे अंडर नहीं आती, ठीक है ना? लेकिन दैट कैन सॉल्व अ पेन पॉइंट ऑफ अ कस्टमर, देन आई विल बी लाइक गिविंग सजेशंस टू अनदर टीम इन द प्रोडक्ट कंपनी, इन द प्रोडक्ट टीम। अगर वो मेरे पास नहीं आता फीचर, ठीक है? तो अगर वो फीचर मेरे पास नहीं आता, लेकिन मुझे पता है कि इस फीचर को इस तरह ऑप्टिमाइज़ करने से ये चीज़ें जो है वो मेरी सॉल्व हो सकती हैं, तो आई वुड बी लाइक मोर देन हैप्पी टू गिव द सजेशन टू माय लीड, या फिर जो है वो अनदर पर्सन हू इज़ डीलिंग विद दैट फीचर, ठीक। अंडरस्टैंड द यूज़र बायर। अब मैंने यूज़र स्लैश बायर लिखा है, क्योंकि कुछ मार्केट्स ऐसी हैं कि जहाँ पे हमारा यूज़र डिफरेंट होता है, और जो हमारी सर्विस बाय कर रहा है वो डिफरेंट होता है। जिस तरह के एडटेक मार्केट है, सही। पहले तो हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, उस पे भी देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग द यूज़र एंड बायर, ये दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली मैं बता देता हूँ। तो आप बेसिकली मार्केट कौन-सी फ़ोकस कर रहे हो, जिस तरह मैंने बताया था कि डेमोग्राफिक्स के हिसाब से आप कर सकते हो, आप जो है वो साइकोग्राफिक्स के हिसाब से कर सकते हो, जिस तरह जेन ज़ी है, आपकी मार्केट पूरी जेन ज़ी है, ठीक है ना? कि आप ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो कि मतलब जो है ना वो जेन ज़ी को यूज़ करने में मज़ा आएगा, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा है, उनका जो है वो उनके साइकोग्राफिक्स ऐसे हैं कि उनकी जो है वो अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, या उन्होंने माहौल ऐसा देखा है कि उनको ये चीज़ समझ में आएगी, वो उनसे रिलेट कर पाएँगे, ठीक है? तो उनको शायद ये मार्केट यहाँ पे है मेरी, ठीक? और अंडरस्टैंडिंग द यूज़र एंड द बायर, अब वहाँ पे तो आपका यूज़र लाया करता है, ठीक है? कि आप फिर जाएँगे उसके पास, कोई जेन ज़ी का होगा 2000 से जो है वो मतलब जो कि आपका जो आगे होते हैं बेसिकली जो वहाँ से बॉर्न होते हैं, तो आप जाओगे जो कि अभी 20 या 21 या इस एज में लाइक कर रहे होंगे, उनके पास जाओगे, उनसे बात करोगे कि उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, राइट डाउन करोगे, फिर यू विल कम अप विद द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जब एक तो ये हो गया कि अंडरस्टैंड द यूज़र, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बायर एज़ वेल। अब जहाँ पे आपकी एडटेक मार्केट आती है ना, एडटेक मार्केट में ये है कि आपकी जो बायर है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि यूज़र हो, सही। किस तरह? अब जिस तरह आपकी एलईडी वॉल्स होती हैं या इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स होते हैं, सही। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स में बिडिंग होती है। जब बिडिंग मार्केट आती है, तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव्स होते हैं, जो सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं या स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, दे आर द बायर्स, सही है।
क्योंकि वो जो है वो बिडिंग वो बेसिकली जो है वो सारा डील कर रहे होते हैं बिडिंग में, सही है। तो उनको कॉस्ट कम चाहिए, तो अगर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी है कि वो वहाँ पे जो है वो शायद आपकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, सिमिलर कॉम्पिटिटर्स आएंगे, तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो शायद ना कर सके वहाँ पे compete, सही। उनको क्या फीचर्स चाहिए, बायर को क्या चाहिए, शायद यूज़र को एक्सेस कंट्रोल की इतनी ज़रूरत ना हो, शायद उसको इतनी ज़रूरत ना हो कि मैं हर किसी को जो है वो देख रहा हूँ या हर किसी का नज़र रख रहा हूँ कि जो है वो दूसरे क्या कर रहे हैं, सही है। लेकिन इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स मार्केट में अगर आप देखें तो उसको एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट भी चाहिए, ठीक है ना, बायर को, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर हो जो कि बैठा हो, उसको एक एक एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी हो, जहाँ पे जो है वो सारा जो है वो मेरे पास एनालिटिक्स आ रहे हो कि क्या किस तरह हो रहा है, सब कुछ किस तरह जो है वो अ, मतलब मैनेज हो रहा है और कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो आपने ये भी देखना है कि यूज़र कौन है आपका, और ये भी देखना है कि बायर कौन है, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर मार्केट में इस तरह नहीं होता कि आपका जो यूज़र है वही आपकी चीज़ बाय कर रहा हो, सही हो गया। उसके बाद बिल्डिंग द राइट बिज़नेस मॉडल। अब ये है कि आपका बिज़नेस मॉडल क्या है? ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, ठीक है ना, विद द इंटेंशन कि आप उसको मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हो, तो उसके पीछे आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए कि जिससे आपको वैल्यू मिल रही हो, ठीक है ना, कि क्योंकि एक ना एक दिन आपने भी ज़ाहिर-सी बात है वहाँ से प्रॉफ़िट कमाना है, ठीक है, और फिर आपने एक कंपनी बिल्डअप करनी है और फिर आपने जो है वो इसको यूनिकॉर्न तक शायद ले जाएँ आप। तो दिस इज़ एवरीथिंग द पाथ टू फॉलो, सही है। तो आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड रखते हो, ठीक है ना? क्या मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो उसको अगर मैं सब्सक्रिप्शन बेस रखूँगा और मैं राइट ऑफरिंग कर रहा हूँ, उतने में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं 6 महीने की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इतने में, इतने पैसों में, लाइक $50 में, तो मैं कितने अगर कर लें कि आप मैं 50 कोर्सेज़ देता हूँ, ठीक है ना? और यूज़र को 50 कोर्सेज़ देता हूँ एक प्लेटफ़ॉर्म पे, और वहाँ पे उसको 6 महीने की सब्सक्रिप्शन देता हूँ मैं $50 में। सही। तो क्या ये ठीक है? क्या या ये गलत है? या यूज़र किस तरह उसको बिहेव करेगा? या मैं सब्सक्रिप्शन नहीं देता, मैं कोर्सेज़ को अलग-अलग चार्ज करता हूँ, ठीक है? अब इसमें ये देख लेंगे फ्रंट एंड मास्टर्स है, ठीक है? शायद आपने नाम सुना हो, शायद ना सुना हो, गिटहब स्टूडेंट पैक के अंडर ही आता है। अ ऑफरिंग है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है कि आपको 6 मंथ्स या 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन मिलती है कोर्सेज़ पे। आप सब्सक्रिप्शन लें और आपकी जो है वो सारे जो कोर्सेज़ हैं वो 6 महीने के लिए आपके पास आ जाते हैं, सही? और सिमिलरली यूडेमी है, ठीक? वहाँ पे क्या है कि आपने हर एक कोर्स को अलग-अलग बाय करना है, सही? तो हर कोर्स की अलग आपकी जो है वो कॉस्ट है, और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन में जो है वो आप अपफ्रंट आपने एक दफ़ा पे कर दिया, आप 6 महीने तक कोई भी कोर्स ले सकते हो, ठीक? अब पीछे सिर्फ़ इतना बिज़नेस मॉडल नहीं होता, आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, उसको किस तरह कैटर कर रहे हो, उसको किस तरह पैसे जा रहे हैं। अब सब्सक्रिप्शन बेस्ड में ज़ाहिर-सी बात है आपको उतना फिर ज़्यादा चार्ज भी करना पड़ेगा ताकि आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो उसको भी कैटर कर सकें। ज़ाहिर-सी बात है वो आपके लिए फ्री में तो नहीं काम करेगा। और फिर आपको वहाँ पे जब आप कोई कंटेंट क्रिएटर जो है वो यूडेमी पे जिस तरह अगर कोई कोर्स पब्लिश कर रहा है तो उसको क्या फ़ायदा है? कितना कट मेरा जो है वो यूडेमी ले जाएगी और कितना कट मेरे पास रहेगा, ठीक है? आप फ्रीलांस करते हो तो आप अपवर्क पे जाते हो अगर, तो वो 20% तो आपके अगर कोई आपकी वहाँ से कोई आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो 20% तो अपवर्क ले जाता है। तो आप अपवर्क पे ही क्यों जाते हो? कोई किसी और में क्यों नहीं जाते? सही। तो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट आपने बस देखना है कि मेरा जो मॉडल है, वो क्या वो यूज़र्स की नीड को इस तरह सैटिस्फाई कर रहा है कि वो इस मॉडल के होने के ये अगर मैं मॉडल रखूँ तो फिर यूज़र परचेज़ करेगा कि नहीं करेगा, ठीक? उसके बाद आता है रिसर्च द कॉम्पिटिशन। अब कुछ प्रोडक्ट्स में अभी फ़िलहाल तो मुझे इतना आइडिया नहीं नज़र आ रहा कि कोई ऐसी प्रोडक्ट आप बनाएँ जिसका मतलब जो है वो कॉम्पिटिशन एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा और वो पेन पॉइंट्स को भी सॉल्व कर रहा है। या तो वो कोई ज़्यादा ही कोई मतलब एडवांस प्रोडक्ट होगी, सही। और जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसी ना कोई ना 1-2 चीज़ें होती हैं जो कि पहले भी आप सिमिलर प्रॉब्लम्स को एक कंपनी होती है या एक कोई ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि सिमिलर जो है वो मार्केट को टारगेट करना चाह रहे होते हैं या सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे होते हैं इन अ डिफरेंट अप्रोच। तो आपने वो रिसर्च करना है। इन सॉल्यूशन चैलेंज भी आपने क्या करना है कि रिसर्च करना है कि जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसकी अप्रोच या तो अप्रोच डिफरेंट हो सकती है कॉम्पिटिटर की,
या तो आपका बिजनेस मॉडल डिफरेंट हो सकता है, या तो फिर आपकी जो है वो टारगेट मार्केट डिफरेंट हो सकती है। सही। हो सकता है उसकी उसकी ऑफरिंग इस तरह की हो कि वो शायद अपर लेवल ऑफ क्लास को टारगेट कर रहा हो, और आपकी ऑफरिंग इस तरह हो कि आप जो है वो लोअर लेवल ऑफ द सोसाइटी को टारगेट कर रहे हो। तो अब फिर आपने बिजनेस मॉडल को उस तरह चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वो आपके कॉम्पिटिटर में इस तरह आएंगे कि हो सकता है वो फ्यूचर में आके इस तरह पिच करना शुरू हो जाए, या वो रिसेंटली इस तरह पिच करें उस अपने आइडियाज़ को। उसके बाद वॉइस योर आइडियाज़। सही। और मतलब जो भी आइडिया आता है, जिस तरह मैंने कहा था, वो आपने जो है वो शेयर करने हैं, और अपनी टीम को जो है वो बेसिकली आपने बताने हैं कि अगर मेरे पास कोई आइडिया आता है जो कि मेरी कैटेगरी में फॉल नहीं करता, मेरी जो ऑफरिंग है, मतलब मैं जिस पे डील कर रहा हूँ उसको नहीं करता बेसिकली केटर, तो वो फिर भी मैं क्या करूँगा कि अपने जो कि कंसर्न पर्सन है उसको दूंगा आइडिया। और उसके बाद take feedback from the users, take feedback from different teams that are dealing with the users। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आप डेवलपर हो और आपकी अगर इतनी यूज़र इंटरेक्शन नहीं होती, तो आप डिफरेंट टीम्स को अप्रोच कर सकते हो। लाइक देयर आर मतलब अगर प्रोडक्ट कंपनी की बात करें तो वहाँ पे सेल्स टीम है। सेल्स टीम का काम ये होता है कि आप जो है वो डिफरेंट जो है वो आपकी कस्टमर से बात करें। या तो ऑपरेशंस टीम है, वो सपोर्ट टीम है। तो वो तो 24/7 दे आर लाइक कनेक्टेड विद द कस्टमर्स। तो वहाँ पे आप जो है वो जाके आप उनसे आइडियाज़ जो है वो ले सकते हैं कि हाँ, हाउ आई एम गोना प्रायोरिटाइज़, और व्हाट इज़ द नेक्स्ट फीचर कमिंग टू द मार्केट, और मतलब यूज़र्स अब किस तरफ जा रहे हैं, अब मार्केट किस तरफ जा रही है। तो उस तरह आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को। प्रायोरिटाइज़ द नीड्स। ऑब्वियसली अगर एक चीज़ अगर मतलब 10 चीज़ें हैं जो कि आपने करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि 10 की 10 चीज़ें जो है वो आप जो है वो एक साथ एक ही फीचर में डाल के जो है वो रिलीज़ कर दोगे। तो इट्स नॉट द केस कि इट्स कंटिन्यूअस डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ प्रोसेस होता है जो कि आपने फॉलो करना होता है। आपका एमवीपी ज़रूरी नहीं है कि आप जो एमवीपी बना रहे हो उसमें कुछ और फीचर्स हों, ठीक है? और आप जब अपना जब मैच्योर हो जाता है प्रोडक्ट, तो आप अपनी ऑफरिंग्स को बढ़ा देते हैं। फिर आप कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं, जिस तरह आपने मैंने कहा था कि रिसर्च द कंपटीशन। उसके बाद आप वहाँ से आइडिया सोर्स करके वहाँ पे फिर आप जो है वो आगे जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपने अभी डेवलप कर देनी है, अपना अपना ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म बनाना है, तो अपना ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म अपने एक जगह जो है वो एक ही दफ़ा बना के जो है वो गिटहब पे डाल देना है, और जो है डिप्लॉय कर देना है, और हर कोई यूज़ करना शुरू हो जाएगा। तो ये तो नहीं होता, ठीक है ना? तो आपने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, और कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट इज़ द की। तो इसी से है कि आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है, और बेसिकली जो है वो जहाँ पे आपको कंटीन्यूअस ग्रोथ नज़र आती है कि ये मैंने यूज़र की नीड को समझा है, और यहाँ पे मुझे नज़र आया है कि ये चीज़ यूज़र को चाहिए। तो अब मैं नेक्स्ट रिलीज़ में अपने प्रोडक्ट की ये वाली फ़ीचर रिलीज़ करूँगा, ताकि यूज़र एंगेजमेंट ज़्यादा हो मेरे प्रोडक्ट की, और किस तरह मुझे फ़ायदा हो रहा है, कंपनी को किस तरह फ़ायदा हो रहा है, या प्रोडक्ट को किस तरह फ़ायदा हो रहा है, और यूज़र को किस तरह फ़ायदा हो रहा है। अगर कोई ऐसा फ़ीचर है जो कि कंपनी को फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान दे रही है, या कि आपको जो है वो आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो है वो आपने यूज़र का फ़ायदा देखना है, तो इस तरह भी मतलब बिल्कुल भी नहीं करना आपने। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मैंने कहा था कि प्रोडक्ट की कंटीन्यूअस ग्रोथ या कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट इज़ द की। तो यहाँ पे इन 3 इयर्स बिल गेट्स ने कहा था, "एवरी प्रोडक्ट माय कंपनी मेक्स विल बी ऑब्सोलीट। द ओनली क्वेश्चन इज़ वेदर वी विल मेक देम ऑब्सोलीट और समबडी एल्स विल।" तो यहाँ पे एक 2 चीज़ें आपकी आ जाती हैं मेन, जो कि आपने फ़ोकस करनी है। या तो आप इनोवेशन ड्रिवन हो ही नहीं, कि नई चीज़ कोई मार्केट में आ रही है, और आपने जो है वो आप वही पुरानी चीज़ें ऑफ़र कर रहे हो, ऑफ़र कर रहे हो, ऑफ़र कर रहे हो, योर थिंग विल बी ऑब्सोलीट। मतलब एक टाइम आएगा जहाँ जहाँ पे आपका कोई यूज़र बेस नहीं होगी, सारी यूज़र बेस आपकी शिफ्ट हो चुकी होगी किसी और प्रोडक्ट में, क्योंकि वो इनोवेशन ड्रिवन है, ठीक है? या तो फिर आपकी समबडी एल्स विल, ठीक है? या तो मैं ही ऑब्सोलीट कर दूँगा, या तो समबडी एल्स विल। मतलब या तो मैं ही इतना जो है वो मतलब हमारी कंपनी या तो इनोवेट कुछ कर ही नहीं पाएगी, ठीक है? या तो फिर मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो कोई ऐसा आ जाएगा जो कि क्या कर देगा कि जो कि मैं नहीं कर पाया, यानी मैं इनोवेशन ड्रिवन नहीं था, तो उसने वो फीचर ले आया मार्केट में जो कि यूज़र को पेन पॉइंट सॉल्व कर रहा था। तो इट्स लाइक दैट। दिस इज़ हाउ द मार्केट वर्क्स, दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट मार्केट वर्क्स। ठीक हो गया। तो जब आप प्रोडक्ट ऑफ़र करते हो या एक स्टार्टअप आप क्रिएट करते हो, ज़ाहिर-सी बात है, तो 90% ऑफ देम फेल, ठीक है?
और startups fail within the first year is like 10% to 20%. सही. एंड द चांस ऑफ स्टार्टअप टर्निंग इनटू अ यूनिकॉर्न, तो यहाँ पे आप जीरोस देख लें, 0 पॉइंट के बाद कितने, 0.00006% चांसेस होते हैं कि एक स्टार्टअप जो है, जो कि आपने शुरू किया है, वो कोई 10 साल में, या टाइम, एवरेज टाइम मेरे ख्याल से 7 से 10 साल होता है, उसमें जो है वो एक यूनिकॉर्न यानी $1 बिलियन कंपनी बन पाएगा या नहीं बन पाएगा. और इवन यूनिकॉर्न बन पाने के बाद भी जो है वो होते हैं चांसेस कुछ कि वो फेल हो जाएगा. ठीक है. तो जहाँ पे अगर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ ये बोल रहा है कि इन 3 इयर्स लाइक जो है वो मेरी प्रोडक्ट्स जो है वो ऑब्सलीट हो जाएंगे, तो यू कैन सी के आगे जो है वो हर कितना एक प्रोडक्ट कंपनी में या प्रोडक्ट को सरवाइव करवाना मार्केट में कितना जो है वो डिफिकल्ट होता है. ठीक. तो रीज़न क्या होता है कि एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में नहीं चले. ठीक है. नॉट अचीविंग प्रोडक्ट मार्केट फिट. तो प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है वो हम देखेंगे आगे. उसके बाद कैश फ्लो प्रॉब्लम्स. आपने अगर बिजनेस मॉडल ही इस तरह का नहीं बनाया था कि आपके पास कैश ही नहीं आ रहा, तो आप उसको सस्टेन ही नहीं कर पाओगे. आप उसको आप अपनी कंपनी को ना चला पाओगे, अपने प्रोडक्ट की ऑफरिंग्स जो आपकी अपनी कॉस्ट हो रही है उसको ही आगे नहीं कर पाओगे. तो दिस इज समथिंग के जो कि दिस इज नंबर 2 रीजन के प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाता है. उसके बाद रॉन्ग टीम. मतलब एक टीम है जो कि उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, लेकिन आप उसको खींच रहे हो कि यार इस पे फिर भी आपने काम करना ही करना है, तो दिस इज समथिंग रॉन्ग. आपने जो है वो या तो एक टीम ऐसी हो जो कि उसकी पर्पस ड्रिवन हो, जो कि आप एक पर्पस पे काम कर रहे हैं. ठीक है. अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसको आपने प्रोडक्ट लेवल पे लेके जाना है, उसको स्टार्टअप लेवल पे लेके जाना है, तो द टीम शुड बी इंटरेस्टेड इन दैट, और वो जो है पर्पस से कनेक्टेड होना चाहिए. तो दिस इज समथिंग. ओके. सो वेयर मैजिक हैपेंस. प्रोडक्ट मार्केट फिट. अब यहाँ पे मैंने कहा था कि नॉट अचीविंग प्रोडक्ट मार्केट फिट. तो प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या है? बिल्डिंग अ प्रोडक्ट दैट द मार्केट वांट्स एंड द कस्टमर्स आर विलिंग टू पे. अब मसला ये है कि जो आप ऑफर कर रहे हो उसमें आपकी कॉस्ट लग रही है. ठीक है. तो आपने अपनी कॉस्ट भी जो है वो फुलफिल करनी है, और आपने प्रॉफिट भी करना है. तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे हैं कस्टमर के पास, आप और वो उनकी जेब में है. ठीक है. तो आपने पैसे उनकी जेब से निकाल के अपनी प्रोडक्ट पे लगवाने हैं, और जो है वो अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ते जाना है. अपने प्रोडक्ट आप मतलब जो है वो आपकी जो है वो प्रोडक्ट अपस्किल होती जाएगी फिर. अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर जो आपका कस्टमर है वो पैसे दे ही नहीं रहा आपको उस चीज़ के जो कि आप बना रहे हो, तो फिर इट्स समथिंग जो कि मतलब नहीं चलेगी, या फिर नॉट अचीविंग प्रोडक्ट मार्केट फिट, जो मैंने बताया नंबर 1 रीज़न, कि जहाँ पे जो है वो आपकी प्रोडक्ट ऑब्सलीट हो जाएगी, या फिर आपकी जो है वो मतलब ऑब्सलीट तो नहीं, मतलब वो चलेगी ही नहीं बेसिकली लॉन्च होने के बाद. अब जैसे मंचीज़ थी, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं. मंचीज़ वेंट फॉर कि जहाँ पे आपको क्विक कॉमर्स होती है, स्नैक्स डिलीवरी. सही. अब वहाँ पे आके उनका जो है वो प्रोडक्ट मार्केट फिट उन्होंने कहा कि हमने अचीव कर लिया है. सही. लेकिन उसके बाद भी उनका क्या हुआ कि उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ा स्टार्टअप. अब वो अकॉर्डिंग टू देम इट्स लाइक कि हमने प्रोडक्ट मार्केट फिट भी अचीव कर लिया था, हमने जो है वो हम प्रॉफिटेबल भी थे, लेकिन नोबडी नोट द इनसाइड स्टोरी. लेकिन मेरे हिसाब से, या फिर जो एनालिस्ट कहते हैं, वो ये था, इट वाज नॉट द राइट टाइम. सही. क्योंकि यहाँ पे जो है वो जहाँ पे क्विक कॉमर्स, जहाँ पे ग्रोसरी डिलीवरी हो रही है, और वहाँ वहीं पे साथ में जो है वो आप जो है वो क्विक कॉमर्स के ऐसे आइटम डाल देते हो, स्नैक, जो कि एक मतलब एक हाउस होल्ड आइटम नहीं है, मतलब बच्चे यूज़ करते हैं, और वो कभी कभी मंगवा देते हैं. तो वो उस टाइम पे जो है वो शायद राइट टाइम नहीं था, या तो राइट जो है वो ऑफरिंग नहीं थी, मे बी. सही है. तो या तो कोई और इस तरीके को इस चीज़ को बेहतर कर सकता था. ठीक है. तो इसमें प्रोडक्ट मार्केट फिट को खैर हम देख रहे थे, तो उसमें देख लेते हैं हम क्या आपकी आती है. पिरामिड होती है आपकी. प्रोडक्ट मार्केट फिट पिरामिड फ्रेमवर्क वाज क्रिएटेड बाय प्रोडक्ट मार्केट फिट. जस्ट Munchies is discontinued. So product market fit pyramid framework was created by Dan Oslin. So यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट में क्या होता है आपके यूएक्स फीचर सेट वैल्यू प्रोपोजिशन. तो ये जो यूएक्स फीचर सेट और वैल्यू प्रोपोजिशन था, ये आपकी जो है वो 3 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट बताया था मैंने, तो वहाँ पे आ जाता है. और आपकी जो मार्केट होती है उसमें आपका टारगेट कस्टमर और अंडर सर्व नीड है. कस्टमर हमेशा आपकी प्रोडक्ट तभी खरीदेगा जब उसकी नीड जो है वो पूरी नहीं हो रही हो.
अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट ऑफरिंग है जो कि आप इस लेवल पे या मतलब एक ऐसे भी आइटम्स हैं जो कि लग्जरी लेवल्स पे आते हैं, लेकिन फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं कि जो कि अगर उसकी वो फिर आप टारगेट कस्टमर आपका बहुत ही कोई हाई जो है वो टियर में आता होगा। लेकिन अगर जाएं बिल्कुल लो लेवल पे आके बात करें, मिडिल क्लास या बिल्कुल लो लेवल ऑफरिंग्स पे बात करें, तो जब आप उसकी नीड्स को पूरा करेंगे तो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट खरीदेगा। अगर आप उसकी नीड्स को पूरा नहीं करेंगे तो कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट से दूर भागेगा। ओके, तो ये है बेसिकली यहाँ पे आपका आता है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया कि ये प्रोडक्ट एक कस्टमर को अगर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो कस्टमर अपना अ, पैसा भी देगा जो कि आपको कॉस्ट लग रही है प्रोडक्ट बनाने में और प्रोडक्ट को मेंटेन करने में, उस तक पहुंचाने में, और अपना फीडबैक भी देखा ताकि आपकी जो है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही हो प्रोडक्ट की। और अगर ऐसा नहीं है तो कस्टमर जो नीचे है, लाइक ही विल बी फ्रस्ट्रेटेड विद योर प्रोडक्ट, ही विल नॉट बी यूजिंग योर प्रोडक्ट, और अगर उसको ऐड भी आ रहे हो तो वो भी स्किप कर देगा फिर आपके। तो दिस समथिंग सही है। तो फिर प्रोडक्ट मार्केट फिट को हम मेजर किस तरह करें? अगर मैं मुझे किस तरह पता चले कि कि प्रोडक्ट मार्केट फिट जो है वो अचीव हो गई है या आई एम नियर टू इट, सही। तो कस्टमर्स इंडिकेट दैट दे विल यूज योर प्रोडक्ट। जो अभी आपने ऑफरिंग्स की हैं उसमें कस्टमर्स का जो है वो ये है कि वो आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है, उनकी इंटेंशंस ऐसी लग रही हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। इसमें आप थोड़े से बायस हो सकते हो मे बी, बट दिस इज समथिंग जो कि काफ़ी लोग यूज़ करते हैं कि अगर कस्टमर्स इंडिकेट करें कि आपने कस्टमर से पूछा जाए कि अगर आपको ये प्रोडक्ट हो, अगर आपको भी आते होंगे डिफरेंट जो है वो सर्विस आते होंगे, अगर मैं आपको प्रॉब्लम इस ये वाली प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करूँ तो क्या आप मेरा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे? अगर कस्टमर बोलता है हाँ मैं यूज़ करूँगा, इज समथिंग कि शायद आपकी जो प्रोडक्ट मार्केट फिट है, शायद एग्जिस्ट करती है मे बी। इट इज़ नॉट कि आपकी अचीव हो गई है, मे बी एग्जिस्ट करती है। मार्केट रिजेक्टेड सिमिलर प्रोडक्ट्स बट दे वांट टू ट्राई योर प्रोडक्ट। अब सिमिलर प्रोडक्ट्स मार्केट में आए थे और चले गए, लेकिन जब आपका प्रोडक्ट आया तो फिर मार्केट थोड़ी बहुत जो है वो यूज़ करने लग गई है। तो ये भी एक इंडिकेशन होती है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव होने लगा है या फिर जो है वो अचीव हो सकता है। उसके बाद पीपल ग्रुप योर प्रोडक्ट एक्यूरेटली विद द राइट कंपेरेटिव ऑफरिंग। अब आपने जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो जब भी आपका प्रोडक्ट आता है ना तो ये होता है, जब इनड्राइवर आई तो लोगों ने क्या किया कि उसको कंपेयर करना शुरू कर दिया क्रीम के साथ। अब उन्होंने जो है वो उसको क्रेव मार्ट के साथ या पांडा मार्ट के साथ जो है वो या फिर एयरलिफ्ट के साथ जो है वो नहीं उसको कंपेयर किया, राइट। तो अगर आपको इनड्राइवर ने सही ऑफरिंग किया है और आप सही राइट कंपेरेटिव ऑफरिंग किया और कंपेरेटर्स जो है उसके साथ ही उसको ग्रुप किया जा रहा है, तो इट्स लाइक कि आपने प्रोडक्ट मार्केट अचीव कर लिया मे बी। यूजर demonstrate an understanding of your product's differentiators or unique value proposition। अब यूजर्स को पता है कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। आपका यूनिक जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, जो कि वैल्यू आप दे रहे हो एक कस्टमर को, वो उसको अगर उसको पता चल गई है राइट टाइम पे, तो इट्स लाइक समथिंग कि जो आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव हो गया। And then underlying metrics such as retention rate of users measure up against those of your competitors। यानी अगर रिटेंशन रेट आपकी या ग्रोथ रेट आपकी कंपनी की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कंपेटिटर, तो आप कह सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव हो गया। ओके, सो another quantitative score that you can use to analyze the product market fit is NPS score, Net Promoter Score, the metric used in customer experience program। अब जब भी आप बेसिकली कोई भी अभी भी मतलब इवन मैं आजकल आसाना यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे अगर मैं जाऊँ ना और मैं डाउनलोड करके थोड़ी देर यूज़ कर लूँ, तो उसमें आगे से एक क्वेश्चन आता है, हाउ लाइकली इज इट दैट यू वुड रिकमेंड आवर प्रोडक्ट टू योर फ्रेंड्स कोलीग्स। तो फिर आप जो है वो, और यही वाला 0 to 10 जो है वो आपके पास आ रहा होता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, मतलब बहुत ही, अगर यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न स्टार्टअप है वो भी अगर अपना प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है तो वो भी पूछेगा, और बिल्कुल इनिशियल स्टेज स्टार्टअप है तो वो भी ज़रूर नेट प्रोमोटर स्कोर पे चल रहे होते हैं। तो इसमें जो है वो आप क्या कर रहे होते हैं कि 3 चीज़ें देख रहे होते हैं, डिट्रैक्टर्स कौन है, पैसिव्स कौन है और प्रमोटर्स कौन है, सही। तो आप उससे जो है वो आप कैलकुलेट करते हो एनपीएस स्कोर अपना। अभी भी आपने अगर प्रोडक्ट कोई एमवीपी लॉन्च करना है, एमवीपी लॉन्च करके आप जो है वो हमेशा पूछते हो
कि हाउ लाइकली आर यू टू रिकमेंड आवर प्रोडक्ट टू योर कोलीग्स और फ्रेंड्स। तो उसमें डिट्रैक्टर्स कौन होते हैं? जो कि आपको स्कोर करते हैं 0 to 6। अब ये 0 to 6 तो करते हैं आपको स्कोर, लेकिन ये डैमेज भी करते हैं आपके ब्रांड को, क्योंकि ये वो होते हैं लोग जो कि आपके, या तो आपको जो है ना वो ब्रांड को मतलब नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ करेंगे, और जो है वो आपके ब्रांड को शायद नुकसान पहुंचाए। पैसिव्स वो होते हैं कि जो सेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन उनको मतलब जो है वो शायद मतलब वो टारगेट होते हैं बेसिकली। पैसिव्स मेनली जो मार्केट होती है ना, वो पैसिव पे इसलिए चलती है, पैसिव पे चलती है। तो वो पैसिव पे इसलिए चलती है क्योंकि बेसिकली हर कोई, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं एक प्रोडक्ट के, कि वो बोलते हैं कि हम शायद वो यूज़ कर लें, शायद हम ये यूज़ कर लें, कभी भी कोई भी यूज़ कर लें। तो वो अगर कॉम्पिटिटर को, जो कि आपका कॉम्पिटिटर बेसिकली क्या देख रहा होता है कि दूसरे के पैसिव यूज़र्स कितने हैं, तो वो ईज़िली एक्वायर कर सकता है आपके पैसिव यूज़र्स को। तो स्कोर जो कि 7 to 8 दे रहे होते हैं आपको, वो बेसिकली आपके पैसिव यूज़र्स होते हैं। उसके बाद आपके आते हैं प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स लाइक जो कि बहुत लॉयल होते हैं आपके जो कस्टमर्स, इट्स लाइक 9 to 10 आपको जिसने रेट किया है, इट्स लाइक दे विल बी प्रोमोटिंग योर ब्रांड। सही है। और जब आप एनपीएस स्कोर कैलकुलेट करते हो, इट्स लाइक आप प्रोमोटर्स को माइनस करते हो परसेंटेज ऑफ प्रोमोटर्स माइनस परसेंटेज ऑफ डिट्रैक्टर्स, तो आपके पास जो है वो आ जाती है, आपके पास एनपीएस स्कोर आ जाता है। अब इंटरप्रिटेशन कैसे होती है कि बिलो 30 इट्स नॉट गुड, नॉट गुड फॉर अ ब्रांड। सही है कि बिलो 30 अगर आपका एनपीएस स्कोर है, इट्स लाइक कि आपने अभी तक जो है वो या तो प्रोडक्ट मार्केट में जो है वो प्रोडक्ट मार्केट अचीव नहीं की। सही है। एनपीएस 30 गुड, मे बी आपका एमवीपी अच्छा काम कर रहा है। एनपीएस 50 इज ग्रेट एंड एनपीएस 70 इज एक्सीलेंट। उसके नीचे एक चीज लिखी हुई है, इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ इज ग्रेटर देन पॉजिटिव। अगर आपके डिट्रैक्टर्स, बेसिकली ये चीज रिलेट करती है डिट्रैक्टर्स से, अगर आपके डिट्रैक्टर्स बहुत ज्यादा है ना, तो इट्स लाइक कि आपका जो डैमेज टू ब्रांड होगा वो बहुत ज्यादा होगा। मे बी के जो कि आपके यूजर्स हैं वो क्विकली जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होना शुरू हो जाए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आती है एयरबीएनबी स्टोरी। तो बेसिकली किसी को पता है कि एयरबीएनबी का मतलब क्या है? लाइक व्हाट इज एयरबीएनबी, व्हाट इज बीएनबी? अगर किसी को बीएनबी का मतलब पता है? Bread and breakfast? यस, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट। सो किसी को पता है कि इट्स लाइक के यू मतलब इसकी स्टोरी क्या थी, या फिर इन्होंने स्टार्ट किस तरह किया था एयरबीएनबी, एंड व्हाई इट्स ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, एंड व्हाई इट्स एयर एंड नॉट एनीथिंग एल्स? ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट वाली स्टोरी तो पता है, एयर का नहीं पता। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट वाली बता दो चलो, क्या क्या वो पता है जो आपको? उसके को फाउंडर्स थे ना, वो बेसिकली किसी स्ट्रेंजर को उन्होंने ऑफर की थी अपने घर में आने के लिए। सो नेक्स्ट डे दे ऑफर्ड हिम ब्रेकफास्ट। तो वो एंड दैट्स हाउ उनके माइंड में ये एयर बी एंड बी, एयर ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का आया था सही, उनके सही। माइंड में। आई थिंक एयर मैट्रेस से एयर आया, यप, यप, समथिंग। यप। हाँ दे आर, यस। सो बेसिकली ब्रायन चेस्की जो है वो अपने लाइक उनकी इनसाइड स्टोरी ऑफ एयरबीएनबी है कि उनके इन 2007 बेसिकली दे वर ब्रोक एंड लुकिंग टू रेज मनी टू मेक देयर रेंट इन सैन फ्रांसिस्को। तो यहाँ पे ये हुआ था कि उन्हों उन लाइक दे वर रियली ब्रोक ना, तो उनका ये था कि अब हमें रेंट भी पे करना है, हम क्या करें। तो वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी बेसिकली, ठीक है, जहाँ पे वो सैन फ्रांसिस्को में। तो वहाँ पे सारे होटल्स बुक थे। तो जब सारे होटल्स बुक थे, तो अब यहाँ पे एक जो है वो क्रिएट हो गई नेसेसिटी कि लोग तो आ रहे हैं, उनको रहने की जगह भी चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो है वो कोई मतलब रूम अवेलेबल नहीं है, या होटल में ऑफरिंग्स ही नहीं हो रही। तो उनको ये ख्याल आया कि जो लोग आ रहे हैं उनमें से चलो हम क्या करते हैं कि एयर मैट्रेसेस जो है ना, एयर मैट्रेसेस, उनको वो ऑफर करते हैं हम। ठीक है, तो उनको हम वो रेंट पे देते हैं, और जो है वो हम उनसे जो है वो उनके पैसे लेंगे। ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो उनको बेसिकली आइडिया क्लिक किया था वहाँ से, और वहाँ से आया था आपका नाम एयर बी। तो वहाँ पे आपकी जो है वो स्टोरी स्टार्ट होती है एयरबीएनबी की, जो कि अभी एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। तो आपकी जो नेसेसिटी है, जो आपने देख रहे होते हैं बेसिकली कि कहाँ पे आएगी, तो मतलब अगर आप देखें ना 2007 तो एयरबीएनबी की बात हो गई, लेकिन उससे पहले या फिर मतलब जब एयरबीएनबी नहीं था, तो अगर कोई स्ट्रेंजर के घर जाके रहना, इट वाज समथिंग जो कि मतलब कोई सोचेगा भी नहीं, ये ना कि मैं क्यों जाऊं, और जो है वो मैं उसको पैसे देकर भी नहीं जाऊं।
सही है ना, इतना मतलब इट्स लाइक दैट, सही है। उसके बाद जैसे करीम आई थी, तो करीम से पहले क्या था कि मतलब डिसरप्शन किस तरह हुई कि कोई भी जो है वो आपकी कोई किसी के साथ किसी स्ट्रेंजर के साथ आप जो है वो बैठ के अपनी डेस्टिनेशन तक क्यों जाएंगे, सही है। आप वो अब वो आपसे पैसे भी ले रहे हैं, सही है ना, तो आप क्यों उस पे भरोसा करेंगे? देयर इज नथिंग लाइक दैट, सही है ना। तो अभी ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि स्टार्टअप लाइक एयरबीएनबी, करीम, वहाँ पे शेयर्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें जो है वो आपको वैल्यू मिल रही है और उनको पैसे मिल रहे हैं, एंड दे आर लाइक गुड विद इट के आपको मतलब जो है वो ऑफरिंग करेंगे वो। तो मतलब जब शेयर्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आता है तो फिर यू आर फीलिंग सेफ, इवन दो देयर आर थिंग्स मतलब जो कि कैन गो रॉन्ग, बट स्टिल, सही। तो इट्स ओके टू पिवट। अब यहाँ पे ये आता है कि अगर एक चीज आपकी ठीक नहीं चली या फिर आपने एमवीपी बनाया, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट लाइक जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑडियंस का रिस्पांस होगा, या फिर आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव नहीं किया, या फिर इट्स वाज सिंपली नॉट द राइट टाइम, ठीक है ना, तो फिर आपने क्या करना है? पिवट करना है। पिवट इज लाइक कि आपने अपने ऑफरिंग्स को चेंज करना है, या फिर आपने जो है वो बिजनेस मॉडल को चेंज करना है, या फिर टारगेट मार्केट को चेंज कर लें, या फिर आपने प्रोडक्ट को चेंज कर लें, कुछ भी चेंज करें अपने प्रोडक्ट में, तो इट्स लाइक पिवटिंग। तो यहाँ पे सिंपल जो मशहूर एग्जांपल्स हैं बहुत, वो ये है कि यूट्यूब जो थी पहले, इट्स फॉर अ डेटिंग साइट, एंड देन इट चेंज टू व्हाट इज नाउ, सही। तो उसके बाद निंटेंडो जो है स्टार्टेड एज अ होममेड प्लेइंग कार्ड्स, इसका नाम था हनाफूदा जो भी है, इट्स नॉट लाइक हाँ हनुफूदा। तो निंटेंडो ने यहाँ पे देखा था, अब ये एक इनोवेशन की एग्जांपल है कि इनोवेशन ड्रिवन कंपनी किस तरह काम करती है। इट मतलब वहाँ पे जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब शायद प्लेइंग कार्ड्स जो है वो बहुत ही कोई ऑफर हो रहे थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट आई तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे शिफ्ट हो गए, एंड नाउ दे आर लाइक मतलब इट्स मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप बनी हुई है निंटेंडो एंड एवरीथिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। अब नेटफ्लिक्स जो था, उन्होंने क्या किया था कि स्टार्ट एज अ डीवीडी रेंटल कंपनी, वो डीवीडी बेचते थे और वहाँ से जो है वो पैसे कमाते थे। और अगर किसी को पता हो, जैसे लोगों ने किया हुआ था कि एयरलिफ्ट को स्विvel से कंपेयर किया हुआ था, तो किसी को पता है कि एयरलिफ्ट स्टार्टेड एज अ व्हाट? एयरलिफ्ट शायद also started as a shared ride hailing service। आपने स्विvel देखी होगी बेसिकली, तो उनका सिमिलर मॉडल था। तो जब कोरोना आया तो उन्होंने देखा कि अब तो कोई इस्तेमाल करने नहीं वाला, बाहर कोई जो है वो घूम फिर नहीं रहा, तो एक तो हमारी है शेयर्ड, एक तो हमारी राइडिंग सर्विस है और दूसरी शेयर्ड है, तो ऊपर से जो है वो किसी ने नहीं आना, और जो है वो हमारा जो स्टार्टअप खुलते ही बंद हो जाना है, सही। तो उन्होंने क्या किया, पिवट किया, और अभी ये नहीं है कि उन्होंने वो प्रोडक्ट खत्म कर दिया। इट्स लाइक कि अगर आप जाएं rideairlift.com पे, तो वो इट्स लाइक कि वो काम उन्होंने कहा है कि अभी हम किसी और प्रायोरिटीज पे काम करें, इट्स लाइक अभी ग्रॉसरी डिलीवरी पे काम करें। इट्स लाइक कि अभी एयरलिफ्ट ने क्या किया कि राइट टाइम पे उन्होंने पिवट कर दिया, बिकॉज इट वाज नॉट द राइट टाइम टू लॉन्च द प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि आपका जो ऐप है वो बेकार है या फिर आपका आइडिया बेकार, मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम, सही है। इट्स द राइट सोल्यूशन बट इट्स नॉट द राइट टाइम। कोरोना में कोई भी राइड शेयरिंग जो है वो आपकी सर्विस आती तो नहीं चलती, मे बी। फिर स्विविल बाद में आई तो उसने जो है वो मार्केट जो है वो कैप्चर कर ली। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक, तो इट्स ऑल अबाउट दैट। एयरलिफ्ट जीनियस, यस। सो अगर किसी क्वेश्चंस हैं या फिर किसी की किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं या फिर तो फील फ्री टू आस्क। Sir, I just want to say thank you to you for this kind of information. ओके, थैंक यू। Yes. ठीक हो गया, ऑल गुड। अच्छा, और किसी का कोई अगर कोई सवाल हो या फिर उसका उनका लाइक उनका कोई प्रोडक्ट जिस पे वो काम करें, किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, उनको अगर कोई भी लाइक हेल्प चाहिए हो ऑन द बेसिस ऑफ के वो मार्केट को किस हिसाब से देख रहे हैं। What are thoughts on creating a balance between business and customer goals when it comes to product development? हम्म
सही। अब दिस इज़ समथिंग जो कि मैंने कहा था कि आपने अगर जो है वो आप एक कस्टमर डेवलपमेंट करते हो, ठीक है? आप कस्टमर को देखते हो, कस्टमर को सर्वे करते हो कि आपको क्या उसकी ऑफरिंग्स उसको क्या आप ऑफ़र कर रहे हो, उसको क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट शुड बी योर मेन गोल व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ स्टार्टअप, सही? मतलब जब भी आप बेसिकली एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हो, योर मेन प्रायोरिटी शुड नॉट बी बिज़नेस डेवलपमेंट, योर मेन प्रायोरिटी शुड बी कस्टमर डेवलपमेंट, सही? कि आप जो है वो मतलब अपने किसी भी तरह अट्रैक्ट करो, ठीक है? आपने देखा होगा कि जब भी एक कंपनी लॉन्च होती है तो शुरू में वो फ्रीमियम दे रही होती है और जो है वो सर्विसेज को फ्री ऑफर कर रही होती है, या फिर आप मतलब किसी भी तरह कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन इवेंचुअली इफ यू वांट टू सस्टेन इन द मार्केट और मतलब जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट आपने कवर करनी है और अपने जाहिर सी बात है बेनिफिट भी करना है, खुद को भी जो है वो देखना है और ओवरऑल अपने इन्वेस्टर्स को भी देखना है, तो इट्स मतलब इवेंचुअली वो शिफ्ट हो जाती है, आपकी बिजनेस डेवलपमेंट पे भी गोल शिफ्ट हो जाता है। तो इट्स लाइक अगर मैं कहूँ तो इट्स लाइक अ 50-50 एवरीथिंग से। अगर आप अगर बिजनेस डेवलपमेंट साइड को बिल्कुल छोड़ दें द कस्टमर डेवलपमेंट साइड, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। और अगर आप कस्टमर डेवलपमेंट की साइड को छोड़ दें, बिजनेस डेवलपमेंट की साइड को देखना शुरू कर दें, तब भी सस्टेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट्स लाइक एवरीथिंग्स कम विद अ कॉस्ट, सो इट्स लाइक दैट। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर Yes, sir. Sir, actually, I'm building a solution for online shopping. Just like when you order kind of suit, for example, आप कपड़े order करते हो तो आप उसको feel नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. So मैं एक product ऐप रेडी कर रहा हूँ ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड. उसमें आप अच्छा वेबसाइट में आप स्कैन करोगे इस प्रोडक्ट को तो वो आपकी ऐप में आ जाएगी और आप रियल वर्ल्ड में उसे देख सकते हो ये कैसी लग रही है. तो हाउ कैन आई मार्केट दिस प्रोडक्ट? ओके, यस. अब ये है कि आपने एक ऑगमेंटेड रियलिटी में अगर आप किसी को लाइक भेज रहे हैं तो इट्स लाइक आपने वीआर हेडसेट वगैरह भी आई No, no, sir. सपोज के Used only mobile phone. You can scan यूज the ओनली floor. मोबाइल। Yes, you can हाँ scan the floor and हाँ it augment the product on the floor. You can zoom out and zoom in, rotate the product ओके kind of. नाइस, Yes. सही है। तो इसमें लाइक आप डिप्लॉय कहाँ पे कर रहे हैं और सब आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है और आप मार्केट किस तरह करेंगे, बेसिकली ये है कि जो कि ऑनलाइन शॉपिंग है बेसिकली। अब इसमें ये है कि डिफरेंट ऑफरिंग्स पहले से अगर आप सिमिलर देखें ना, तो जैसे अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, इट्स कॉल्ड फ्लेयर, ठीक है? उसमें ये है कि जो आपकी वीडियो बेस्ड मार्केटिंग होती है, जो कि प्रोडक्ट्स होते हैं ना, अब वहाँ पे क्या करें, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, ठीक है? उन्होंने यही पेन पॉइंट सॉल्व करने की कोशिश की है जो कि आप करें कि कस्टमर्स को रियल फील नहीं मिलती या कुछ वो नहीं होता। लेकिन इट्स इन अ डिफरेंट वे, सही? तो कि वो क्या करते हैं कि एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जहाँ पे आप खरीद सकते हो, लेकिन वहाँ पे वीडियोज़ हैं हर प्रोडक्ट की। सही है, अभी वो बेसिकली पायलट टेस्टिंग कर रहे हैं, हर प्रोडक्ट की वीडियोस हैं और हर प्रोडक्ट की जो है वो जब वीडियो होती है तो आप इन एंड आउट देख सकते हो एक प्रोडक्ट का कि वो किस तरह जो है वो बेसिकली परफॉर्म कर रहा है, या अगर क्लोज मार्केट देख लें तो वो किस तरह की है और जो है वो उसका कपड़ा किस तरह का है, और वो बेसिकली कस्टमर वो बता भी रहा होता है जो कि शॉप ओनर है कि वो किस तरह का है सब कुछ, और जो आपका मतलब जो कस्टमर है वो भी सेटिस्फाइड होता है। अब ऑगमेंटेड रियलिटी में ये है कि कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो जाती है हर चीज़ को करने की, सही है? Yes. तो उसमें तो पहले आपने ये करना है कि टारगेट मार्केट आपकी क्या है, आपको आपकी जितनी कॉस्ट लग रही है प्रोडक्ट बनाने में, तो उसमें आप प्रोडक्ट अब हर कोई जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी में मोबाइल फ़ोन्स कितने कंपैटिबल होते हैं। अब वो Yes, जो sir. कंपैटिबल Sir, that मोबाइल is the फ़ोन्स हैं। flaws. Sorry, sir. I हुँ, just want to हुँ, हुँ, say that word that कि अगर आप आईफोन 7 से जो अबव मोबाइल है उसमें ये फीचर जो है वो सपोर्ट करेगा ऑगमेंटेड रियलिटी. उसके जो नीचे मोबाइल है उसमें आप ऑगमेंटेड रियलिटी का फीचर यूज़ ही नहीं कर सकते.
सही है। ठीक है। ठीक है। और अगर आप सैमसंग मोबाइल देखते हैं तो वो 7 प्लस से जो 7 और 7 जो एज हैं उनसे ऊपर वाले जो मोबाइल हैं उनमें आप यूज़ कर सकते हो, उससे नीचे ये फीचर अवेलेबल नहीं है। सो सही, ये ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख लेंगे जो अब आपकी मार्केट यहीं पे जो है ना वो बहुत ही कम हो जाती है कि आप उनको सिर्फ कर सकते हो। अब आप जब मार्केट देखते हो ना तो यहाँ पे वो लोग हैं जो कि सिर्फ आईफोन 7 से ज़्यादा पे होंगे मॉडल पे, या सैमसंग के जो आप मॉडल बोल रहे हैं उससे ज़्यादा। अब वो इट्स लाइक अ हाई एंड डिवाइस, सही है। वो हाई एंड डिवाइस कितने लोगों के पास होगी? अगर आप सिर्फ पाकिस्तान में देख लें तो बहुत कम मार्केट है, सही है ना। तो इतनी कोई मार्केट नहीं होगी यहाँ पे जो कि वहाँ तक आपके जो प्रोडक्ट जो आप ऑफर कर रहे हैं वहाँ तक उनकी रीच भी जाए, या वो फीचर ऐप को डाउनलोड भी कर पाए। ठीक है, वहाँ पे आपकी कम हो गई। जहाँ जहाँ पे आप यूजर टेस्टिंग भी करना चाह रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी आपके लाइक जो है ना वो बहुत ही कम लोग हैं, सही। उसके बाद ये है कि हर कोई डाउनलोड नहीं करेगा जिसके पास आईफोन 7 प्लस है या उससे ग्रेटर आईओएस पे वर्जन पे है, या एंड्रॉयड के इतने ज़्यादा जो है वो आप बोल रहे हैं सैमसंग के मतलब एक मॉडल के हिसाब से है। तो वहाँ पे भी इट्स लाइक कि हर कोई तो नहीं करेगा, उसका एक परसेंटेज करेगा। अब उतने परसेंटेज में से अब आप जितना मार्केट साइज़ को देखेंगे कि इतनी मार्केट साइज़ है, आप अपने मार्केट को उतनी जो है वो फिर आप करेंगे कि मेरी इतनी कॉस्ट है तो मैं इतनी जो है वो उस ऐप की लाइक परचेजिंग प्राइस रखूँगा, सही। तो यस उस उतने में करने में जो है ना वो आपको थोड़ा-सा आप बिज़नेस मॉडल थोड़ा-सा ना अजीब हो जाएगा उसमें। तो इट्स लाइक अ गुड प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि मतलब जब तक आई वुड से कि ऑगमेंटेड रियलिटी में यह है कि मतलब एडवांस टेक्नोलॉजीज जितना आप यूज़ करते जाते हो ना, अब फ्लेयर क्या कर रहा है कि वही चीज़ सॉल्व कर रहा है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने वीडियोज़ एम्बेड कर लिए हैं, एक मार्केट प्लेस बना दिया उन्होंने, वो सेम पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे होंगे। अब उनके जो है वो वेबसाइट पे हर कोई जा रहा होगा क्योंकि वेबसाइट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, और यहाँ पे जो है वो कम लोग आ रहे होंगे। तो आप कहाँ पे किस तरह आपको एक सोल्यूशन तो दे रहे हो, आप एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हो, लेकिन वो कितनी फीजिबिलिटी है उसकी, और आगे जाके आपको कितना फ़ायदा देगी और कस्टमर को कितना फ़ायदा देगी और कितने कस्टमर यूज़ कर रहे होंगे, तो उसमें जो है वो थोड़ी-सी मुझे डिफ़िकल्टी लग रही है इसमें। बट सर मैं अगर इंटरनेशनल मार्केट को इस प्रोडक्ट में टारगेट करता हूँ तो आप मोस्टली 90% देखोगे कि जो ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो। बट पाकिस्तान में अगर मैं देखूँ तो ये परसेंटेज बहुत कम है, 50% भी नहीं हुँ, है। हुँ। अब ये है कि आप जब एक इन एंड आउट प्रोडक्ट को दे भी रहे हो ना, तो आपने अगर एक शॉप के पास पहुँचानी भी है वो, कि वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करें, और जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पे कैप्चर करें उनको, और उनके इन्स एंड आउट्स को जो है वो मतलब पहले प्रोडक्ट कैप्चर होगी उसके बाद ही इन्स एंड आउट्स होंगे ना उसके, तो यस सही। तो जब तक वहाँ पे नहीं जाती वो मतलब इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर आप देखें तो जब तक उस शॉप ओनर के पास नहीं जाती जिसके पास वो प्रोडक्ट है, या यस। तो तब तक जो है वो इट्स लाइक नॉट फिजिबल। सो तो हाउ ये कैन आई मतलब गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इसमें यह है कि यू कैन बिल्ड अ सोल्यूशन, सही है। तो मतलब आप सोल्यूशन बिल्ड कर दें, आप अपनी टारगेट मार्केट को डिफाइन करें कि ये मेरी टारगेट मार्केट है, ये मेरी कॉस्ट बनती है, ठीक है ना, मैं मार्केट्स को इस तरह से करूंगा, या ओके देयर इज समथिंग यहाँ पे जो है वो शेयर